हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। माई सेल्फ अंकित। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज अपन सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों, इससे पहले अपन ने सॉइल मैकेनिक्स के 3 चैप्टर डिस्कस किए थे, और उन चैप्टर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर डिस्कस किया था वो अपन ने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, जिसकी 3 पार्ट्स अपन ने इस सीरीज़ में लगाए थे। ठीक है, और उस चैप्टर से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेईई में पूछे गए थे। इसी की वजह से अपन को फर्स्ट चैप्टर के 3 पार्ट निकालने पड़े थे। तो आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 4, जिसका कि नाम है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स एसएससी जेईई में आए हैं, वो आज अपन यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी जेईई से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड अपना जो करंट अफेयर्स है वो सुबह 6 बजे रिलीज़ होता है। उससे पहले अपन ने रीजनिंग की एक सीरीज़ निकाली थी। रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स एसएससी जेईई में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस अपने उस सीरीज़ में वो सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के अपन ने रखे हुए थे। उसके अलावा अभी अपन ने RSM-SSB के लिए राजस्थान जीके भी चालू कर दी है। अभी अपन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान जीके भी अभी अपन ने चालू कर दी है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। So now let's start the session. Question is कि the grouping of piles will not reduce the load carrying capacity in case of grouping of piles जो है कह रहा है क्वेश्चन कि it will not reduce the load bearing capacity in case of friction piles भी नहीं, end bearing भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, so none of the above. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर। ध्यान देना दोस्तों कि जो ग्रुप कैरिंग कैपेसिटी होती है ऑफ पाइल्स की, इट में नोट भी लेस देन और ग्रेटर देन। ध्यान देना, ग्रुप कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल्स, इट में नोट भी लेस देन और ग्रेटर देन दी कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ ऑल पाइल्स कंसिडर्ड इंडिविजुअली। इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करती है, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, वो डिपेंड करती है आपकी सोइल की प्रोफाइल कैसी है, आपकी कैसा पार्टिकल्स हैं, कौन सी सोइल, आपका सैंडी सोइल है कि क्ले सोइल है या लूजन सोइल है या डेंसर सोइल है या सोइल स्टिफ है या सॉफ्ट है। इन चीज़ों पर आपकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है, ना कि इन पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन अ रो द टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड इज, कि वो बोला कि नंबर ऑफ कॉलम्स जब अपन एक ही रो में बना देते हैं तो कौन सी फाउंडेशन कहलाती है, वो दैट इज़ राफ्ट फाउंडेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, अपन एक एक करके इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है आपकी स्ट्रिप फुटिंग, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है आपको। स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है दोस्तों? स्ट्रिप फुटिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ रो ऑफ कॉलम्स। ध्यान देना, स्ट्रिप फुटिंग होती है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ए रो ऑफ कॉलम्स विच आर सो क्लोजली स्पेस्ड दैट देयर स्प्रेड फुटिंग्स ओवरलैप और नियरली टच ईच अदर। जैसे इस तरीके से अगर कोई फुटिंग हो गई आपकी, तो ये भी एक रो ऑफ कॉलम्स ही होती है इनमें, पर इनमें जो कॉलम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज स्पेसिंग पर होते हैं। ध्यान देना, पर राफ्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा होता है आपका एक स्प्रेड फुटिंग होती है, एक होती है आपकी स्प्रेड फुटिंग कह लो, या फिर आप उसको आइसोलेटेड फुटिंग कह लो। आइसोलेटेड फुटिंग में तो होता है कि आपका एक फुटिंग पर एक कॉलम होता है, फिर एक फुटिंग होती है, फिर एक कॉलम होता है, दैट इज़ आइसोलेटेड फुटिंग। उसके अलावा होती है आपकी स्ट्रैप फुटिंग। उसके अलावा होती है दोस्तों आपकी स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोलेटेड फुटिंग्स कनेक्टेड विद ए स्ट्रक्चरल स्ट्रैप और ए लीवर। द स्ट्रैप कनेक्ट्स द 2 फुटिंग्स सच दैट दे बिहेव एज 1 यूनिट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि फॉर अ नंबर ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्टेड द टाइप ऑफ फाउंडेशन विल बी प्रोवाइडेड एज राफ्ट फाउंडेशन, इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए प्लेट लोड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द bearing capacity of foundation and settlement of foundation. So option number C is the right answer, both A and B. Next दोस्तों, for determining the ultimate bearing capacity of soil, the recommended size of a square bearing plate used in plate load test is 30 to 75 centimeter with a minimum thickness of, so option will be option number B, it will be 25 centimeter. ठीक है, इसमें क्या होता है कि द माइल्ड स्टील प्लेट ऑल्सो नोन एज द बियरिंग प्लेट। ध्यान देना, जो माइल्ड स्टील प्लेट होती है ऑल्सो नोन एज द बियरिंग प्लेट यूज इन प्लेट लोड टेस्ट शुड नॉट बी लेस देन द 25 mm इन थिकनेस। मतलब 25 mm थिकनेस से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी जो साइज़ है वो वेरी करती है
32 to 75 सेंटीमीटर, जो कि आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो इसकी जो थिकनेस है वो 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और प्लेट शुड बी स्क्वायर और सर्कुलर इन शेप, या तो प्लेट आपकी स्क्वायर होगी या फिर सर्कुलर होनी चाहिए शेप में। अब आप सर्कुलर प्लेट कहाँ यूज़ करेंगे और स्क्वायर प्लेट किधर यूज़ करेंगे? जो आपकी सर्कुलर प्लेट यूज़ होगी वो दैट विल बी अडोप्टेड इन केस ऑफ सर्कुलर फुटिंग, और जो आपकी स्क्वायर प्लेट होगी वो आपकी स्क्वायर फुटिंग में अडोप्ट होगी या अदर टाइप्स ऑफ फुटिंग में अडोप्ट होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज्ड इज, ए प्रीकास्ट पाइल generally used is, that is circular. Option number A is the right answer, as circular piles are easy to install for both board and as well as ribbon piles, hence precast piles of circular section are preferred. ध्यान देना, अपन जो precast pile होती है वो circular section की ही prefer करते हैं। So option number A is the right answer. नेक्स्ट दोस्तों कि ए shallow foundation is defined as a foundation which has a depth of embedment less than its width. So option number B is the right answer. दोस्तों जो शेलो फाउंडेशन होती है तो शेलो फाउंडेशन हैज़ अ डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट लेस देन इट्स विड्थ. फॉर द शेलो फाउंडेशन द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ध्यान देना, रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, टू द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू द विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू 1, इज लेस देन और इक्वल टू 1. इसलिए ये बोल रहा है कि हैज़ अ डेप्थ ऑफ अमेंडमेंट लेस देन इट्स विड्थ, इसलिए ये हमेशा, क्योंकि देखो ये दोस्तों लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 ये कब होगा? जब बी की विड्थ की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी. ध्यान देना, जब विड्थ की वैल्यू डेप्थ से ज़्यादा होगी तो ये लेस देन 1 होगा. इसलिए कहा गया है कि जब इसकी डेप्थ है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि जो बी की वैल्यू है वो उससे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लेट लोड टेस्ट इज़ यूजफुल टू एस्टिमेट, प्लेट लोड टेस्ट इज़ यूजफुल टू एस्टिमेट बोथ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन. ये तो अपन ने शायद लास्ट दूसरे तीसरे क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस भी किया था कि जो प्लेट लोड टेस्ट होता है वो किस में था, जिसमें क्वेश्चन में ऑप्शन था ना ए एंड बी करके, उस वाले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था कि प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन के लिए काम में आता है या उसको मेजरमेंट करने के काम में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग, लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग दैट इज प्लास्टिक क्ले सोइल्स. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. सो बेसिकली लाइम स्टेबलाइजेशन क्या है कि लाइम स्टेबलाइजेशन इज एडिंग ऑफ लाइम टू मेक सोइल मोर वर्केबल एंड टू इम्पार्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. मतलब लाइम क्या करता है, जब लाइम को अपन सोइल में ऐड करते हैं तो ये सोइल को और ज़्यादा वर्केबल बनाता है और उसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है. इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ टू द सोइल. और लाइम स्टेबलाइजेशन, ध्यान देना, लाइम स्टेबलाइजेशन is also used for stabilization of clay soils but it is not effective for the sandy soils. तो ये बेसिकली clay soil के लिए ही इफेक्टिव है, sandy soils के लिए इफेक्टिव नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये 300 mm स्क्वायर bearing plate settles by 15 mm in a plate load test on a cohesive soil when the intensity of loading is 0.2 Newton per mm square. The settlement of prototype shallow footing 1 meter square under the same intensity of load. ठीक है दोस्तों, बड़े अच्छे क्वेश्चन है. अपन इसमें दो एक डेटा लिख लेते हैं कि अपन को गिवन क्या क्या है. ठीक है, गिवन है SP दे रखा है अपन को, ठीक है, उसकी वैल्यू है 15 mm. उसके बाद अपन को BP दे रखा है, उसकी वैल्यू है 0.3 मीटर. ठीक है, देखो SP क्या हो गया आपका जो प्लेट है, ध्यान देना, प्लेट कितने से सेटल हो रहा है वो 15 mm, और जो 300 mm है मतलब उसकी जो विड्थ है प्लेट की वो हो गया आपकी 0.3 मीटर. अब क्ले सोइल के लिए कंडीशन होती है, क्ले सोइल के लिए एक कंडीशन होती है, वो क्या होता है, SF/SP = BP. ठीक है, यहाँ अपन को SF तो दे नहीं रखा,
ठीक है। पर एस पी अपन को दे रखा है, अपन ने निकाल लिया, ठीक है। एस एफ अपॉन एस पी कितना दे रखा है, प्लेट का जो सेटलमेंट है वो 15 mm में, डिवाइडेड बाय इसकी विड्थ अपन को दे रखी है बी एफ, मतलब दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर। उसके अलावा बी पी दे रखा है अपन ने, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज़ 0.3, ठीक है। इसका मतलब अपन ने सेटलमेंट ऑफ प्लेट निकाल लिया। और बी पी क्या था आपका, प्लेट की विड्थ थी। उसके अलावा फुटिंग की विड्थ अपन को दे रखी है स्क्वायर मीटर। अपन से क्या पूछा है, एस एफ पूछा है, मतलब जो फुटिंग का जो सेटलमेंट होगा वो कितना होगा। तो इसने जैसे दे रखा है ना कि द सेटलमेंट ऑफ अ प्रोटोटाइप शैलो फुटिंग 1 मीटर स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोड, मतलब इस स्क्वायर मीटर लोड की अगर इंटेंसिटी है 1 मीटर स्क्वायर में, अगर सेम इंटेंसिटी ऑफ लोड है, तो आपका इसका फुटिंग का फाउंडेशन सेटलमेंट कितना होगा, दैट विल बी, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे एस एफ को, इट विल बी 15 आपका नीचे से ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा। 0.3 था, उसको अपन ने 0 को ऊपर कर दिया, तो इट विल बी 10/3, तो इट विल बी अराउंड 50 mm। सो ऑप्शन में 50 mm का है, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अपन ने क्या किया, अपन को 15 mm दे रखा है, प्लेट का दे रखा है, एस पी दे रखा है, और बी पी दे रखा है 0.3 मीटर, ठीक है। उसके अलावा अपन को 0.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर की इंटेंसिटी दे रखी है, लोड दे रखी है, जो कि अपन को अभी यूज़ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन पर। अपन को 1 मीटर स्क्वायर अपन को क्या दे रखा है, उसने बी एफ दे रखा है, ठीक है, जो कि एक फुटिंग का आपका एरिया हो गया, ठीक है। तो उसने अपन ने पूछा कि इतने के लोड पर, फुटिंग में इतने ही लोड पर, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा था कि इतने ही लोड पर विद द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कि फुटिंग में कितना सेटलमेंट आएगा, तो अपन ने ऐसा कैलकुलेट कर लिया। तो आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं दोस्तों, ये मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। और आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस का रिवीजन भी करते जाना है। जैसे जैसे आप, जैसे अब अपने जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे दोस्तों, वो थे बीएमसी के, तो अब आप बीएमसी को वापस से रिवाइज करना चालू कर दो। और अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप वापस से पूछना चालू कर दें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि आपको राजस्थान जेई के लिए थ्योरेटिकली मैं पढ़ाना चालू करूँ उसके साथ साथ, ठीक है। वो अपना अगर अरेंजमेंट बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छा है, और जल्दी कोशिश की जा रही है ऐसी। इसके साथ साथ अपन ने जो राजस्थान जी के है वो तो चालू कर ही दी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखते नहीं है, सीधा करते हैं, देखते हैं लूज ग्रेवल। भाई जितनी ज़्यादा लूज सोइल होगी, जितनी ज़्यादा वोइड्स होंगे, उतने ही बियरिंग कैपेसिटी उसकी कम होगी। इसका मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा बियरिंग कैपेसिटी हुई आपकी हार्ड रॉक की, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी सॉफ्ट रॉक, उसके बाद आ गया आपका कॉम्पैक्ट ग्रेवल। इन चारों ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आ गया आपका कॉम्पैक्ट ग्रेवल, और फिर आ गया आपका लूज ग्रेवल, ठीक है। तो इस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी का सीक्वेंस है। इसमें सबसे आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो कम बियरिंग कैपेसिटी है वो है लूज ग्रेवल की। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लैक कॉटन सोइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। ब्लैक कॉटन सोइल पे आप देखते होंगे कि जहाँ पर जो कॉटन, जहाँ सोइल होती है वो ब्लैक कॉटन सोइल होती है, दैट इज़ BCS। तो वहाँ पर अपन जब कुछ, अगर अपन को स्ट्रक्चर बनाना होता है तो वो अपन मैक्सिमम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं दोस्तों, आज मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि ब्लैक कॉटन सोइल जो होती है, आपके ध्यान देना, ब्लैक कॉटन सोइल में बेसिकली मोंटमोरिलोनाइट होता है। मोंटमोरिलोनाइट होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में। इट पजेज एक्सेस स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज यूजुअली कैलकुलेटेड फ्रॉम। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन किससे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों का, वो कैलकुलेट करते हैं रैंकिन फार्मूले से। दोस्तों अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको रैंकिन फार्मूले के 1-2 क्वेश्चन और आए थे पहले भी। रैंकिन फार्मूले का जो डेप्थ का जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। DF अपन ने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इट विल बी Q अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो गया दैट इज DF क्या हो गया आपका मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ये जो Q डिनोट किया है मैंने आपको, ये Q हो गया आपका ग्रोस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। क्या हो गया Q आपका ग्रोस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। उसके बाद आपका गामा हो गया, गामा क्या होता है दोस्तों, दैट इज डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ सोइल। गामा क्या हो गया आपका डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ सोइल। और हो गया फिर आपका फाई।
फाई क्या हो गया दोस्तों, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल। फाई क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल। तो जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपन जनरली कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं रैंकाइन फॉर्मूले से। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, कि कौन सा फैक्टर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल को अफेक्ट करता है। तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ग्रेन साइज ऑफ द सोइल, बिल्कुल अफेक्ट करता है। सेकंड है शेप ऑफ फुटिंग, ये भी अफेक्ट करता है। थर्ड है आपका साइज ऑफ द फुटिंग, ये भी अफेक्ट करता है। और फोर्थ है आपका ऑप्शन अगर, सो ऑब्वियसली जब ये तीनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन जो दे रखे हैं वो तीनों ही ऑप्शन इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको तो पता ही कि ये जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सारे वही क्वेश्चन जो कि लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दी टू क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फाउंडेशन आर। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दो क्राइटेरिया क्या है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन की, वो क्या है आपका शेयर फेलियर एंड सेटलमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मतलब शेयर फेलियर और सेटलमेंट दो क्राइटेरिया हैं किस चीज़ की, अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी के डिटर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए है कि द प्रोपोर्शनिंग ऑफ ए फुटिंग इज मोर ऑफ्टन गवर्नड बाय इट्स बियरिंग कैपेसिटी, राइट। और ऑप्शन बी है कि फ्रिक्शन पाइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पाइल्स, एकदम राइट। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फाउंडेशन इज कॉल्ड शैलो इफ इट्स डेप्थ इज। एक फाउंडेशन को शैलो कहा जाता है इफ इट्स डेप्थ इज, किसी भी फाउंडेशन को शैलो फाउंडेशन कब कहा जाएगा दोस्तों, अगर उसमें ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है। ये अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि उसका डेप्थ टू विड्थ रेशियो इफ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 है। ध्यान देना, शैलो फाउंडेशन का होगी अगर इफ डेप्थ इज, अब इसमें रहेगा इफ इट्स डेप्थ इज 1/4 ऑफ इट्स विड्थ, एकदम राइट। हाफ ऑफ इट्स विड्थ, एकदम राइट। सी इज इक्वल टू इट्स विड्थ, एकदम राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि किसी भी केस में जो डेप्थ है वो इसकी विड्थ से या तो इक्विवेलेंट या तो कम हो सकती है या फिर इक्विवेलेंट हो सकती है। मतलब किसी भी केस में जो इसकी डेप्थ है वो इसकी विड्थ से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेस देन 1 है, क्योंकि जो रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है या तो 1/4 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कह रहा है कि हाफ ऑफ इट्स विड्थ भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, और इक्वल टू इट्स विड्थ भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें क्या है कि लिखा है कि ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल बी मोर एट द एजेस ऑफ फाउंडेशन। सेकेंड ऑप्शन लिखा है इसने कि ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है इसने कि ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल नॉट बी यूनिफॉर्म। इसने ट्रू स्टेटमेंट के लिए बोला, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल नॉट बी यूनिफॉर्म। ध्यान देना दोस्तों कि जो रिजिड फुटिंग होती है, रिजिड फाउंडेशन होती है, फॉर रिजिड फुटिंग्स द सेटलमेंट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म ओवर द कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। सेटलमेंट जो है उसको दैट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म ओवर द कॉन्टैक्ट एरिया सिंस ए फ्लेक्सिबल फुटिंग प्रोड्यूसेस ए डिश शेप पैटर्न इन ए क्ले सोइल द कॉन्टैक्ट प्रेशर मस्ट बी मोर नियर द एज ऑफ द लोडेड एरिया। ध्यान देना, कॉन्टैक्ट प्रेशर है इट मस्ट बी मोर नियर द एज ऑफ द लोडेड एरिया and less near the center in order to produce a uniform settlement, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों की पाइल्स आर यूजुअली ड्रिवन बाय डीजल ऑपरेटर हैमर से भी हो सकती है, ड्रॉप हैमर से भी हो जाती है, और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर से भी होती है, सो हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज एम्बेडेड 15 सेंटीमीटर इनटू द होमोजेनियस कंसोलिडेटेड क्ले डिपॉजिट इफ द एडेशन डेवलप्स बिटवीन द क्ले एंड पाइल शाफ्ट इज 4 टन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द सेफ लोड फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3.0। दोस्तों इसमें अपन को क्या दे रखा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है, और वो फिर अपन से क्या पूछ रहा है, सेफ लोड पूछ रहा है। दोस्तों सीधा सा फॉर्मूला है, अपन को ऐसा बड़ा क्वेश्चन देख करके जस्ट ऐसा नहीं होना कि यार तो बड़ा क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे या क्या नहीं किया है। ये जो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था लास्ट ईयर एसएससी जेईई 2018 में, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो सभी क्वेश्चंस अपन को, सभी कॉन्सेप्ट्स अपन को के क्वेश्चंस अपन इस सीरीज में आए और उन सभी क्वेश्चंस अपन गो थ्रू हो सकें, जिससे कि किसी भी तरह कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है वो अपनी प्रैक्टिस से बचा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, सेफ लोड का फॉर्मूला क्या होता है, सेफ लोड इज इक्वल्स टू आपका एडिशन फैक्टर हो गया अल्फा इंटू सी पाई डी एल एफ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब अपन एक एक करके वैल्यू रखते चलेंगे। ठीक है, अल्फा हो गया आपका एडिशन, ठीक है, तो अब अपन अल्फा इट इज़ 0.7 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू पाई इंटू 15, जो कि 15 मीटर है, लेंथ आ गया, डायमीटर हो गया आपका डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है। ठीक है, तो उसका लोड क्या आ जाएगा, इट विल बी अराउंड 21.98 इक्वल टू 22 टन। सो 22 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्मूले कंटिन्यू मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और पहले से भी मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप जब भी वीडियो देखने बैठें तो आप साथ में कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठें। आप ये मत सोचिए कि वीडियो दोबारा देख लेंगे, ये कर लेंगे, आप ज़रूर वीडियो दोबारा देखें। और इसी वजह से मैं जो पहले आपको पीडीएफ जब देता था टेलीग्राम पे तो उसको आंसर टिक करके देता था सीधा। पर अभी मेरा पर्पज़ क्या है कि आप अगर पीडीएफ में अगर आपको सीधा आंसर मिल जाएगा तो आगे फ़ोन में रह जाएगी, और आप जब 1 महीने बाद देखोगे तो आप उसको सीधा सा बोल दोगे। पर अभी मैं क्या चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जितनी ज़्यादा वीडियोज़ को देखेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप एक बार खुद के हाथ से सोल्व कर लेंगे ना दोस्तों, ध्यान देना, जब आप एक बार खुद के हाथ से लिख लेंगे ना तो वो आप लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। ये एक मेन पर्पज़ होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ तरीका है, इसलिए ये सब मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि ए पाइल इज स्लेंडर मेंबर विच ट्रांसफर्स दी लोड थ्रू इट्स लोअर एंड ऑन ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। एकदम सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि ए पाइल इज ए स्लेंडर मेंबर विच ट्रांसफर इट लोड्स टू इट्स सराउंडिंग सोइल। नहीं। ए पाइल इज ए स्लेंडर मेंबर विच ट्रांसफर इट लोड बाय फ्रिक्शन। नहीं। ए पाइल इज a cylindrical body of concrete which transfers the load at a depth greater than its width। नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें क्या दे रहा है कि पाइल को एक सिलेंडर मेंबर बताया है जो कि लोड ट्रांसफर करती है थ्रू इट्स लोअर एंड ऑन ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा है। जो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा होता है, जो भी आपका हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है, उन सब में जो पाइल है लोड आपको ट्रांसफ़र करती है ऊपर से, जो भी आपका लोड आ रहा होता है जिस भी स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट है कि इफ़ द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इज 10 टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान देना, एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लेन कॉन्क्रीट फुटिंग फ्रॉम वॉल्स इज सेंटीमीटर, डेप्थ डी ऑफ फुटिंग इज। तो इसमें क्या दे रखा है, डेप्थ अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और इसमें दे रखा है ए सेंटीमीटर की, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल दे रखे 10 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लेन कॉन्क्रीट फुटिंग वॉल्स इज सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इट विल बी 0.0
775A। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्थ ऑफ फुटिंग होगी, इट विल बी 0.775A। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपका SSC JEE 2018 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन था आपसे SSC JEE 2018 में पूछा गया था। ध्यान देना, आपको बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल दे रखे जस्ट कंफ्यूज करने के लिए कि बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल दे दी 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट फुटिंग पूछा फ्रॉम वॉल इज सेंटीमीटर दे रखा है, इज ए सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, ये वाला है, इस ए सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए अपन ने ए से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे ए की जगह कोई और वैल्यू होती, प्रोजेक्शन की वैल्यू ए की जगह हो सकता है 50 सेंटीमीटर होती, 20 सेंटीमीटर कुछ भी होती, तो अपन उसको इससे मल्टीप्लाई करते थे सीधा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज 0.775A। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर अपना वीडियो ख़त्म होता है आज का। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी तरीके की वीडियो में कुछ भी डाउट है या क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। उसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर उन सब लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे जो किसी ना किसी तरीके के सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।